हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। नवल गुज्जर, प्रवीण, नीतू जाट, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। देखिए, कल के जो आपकी क्लास हुई थी उससे कल वाली क्लास में हम बात कर रहे थे प्रत्यय के बारे में, और उसी प्रत्यय के टॉपिक को हमें आगे कंटिन्यू करना है। उसी टॉपिक को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक बाकी कैंडिडेट लाइव कनेक्ट होते हैं तब तक मैं आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ एक बार लास्ट क्लास के बारे में। तो कल देखिए आपने पढ़ा था एक तो इक प्रत्यय के बारे में कि इक प्रत्यय शब्द के पहले स्वर में परिवर्तन करता है। परिवर्तन कैसे करता है, वो परिवर्तन आपको बताया था कि यदि शब्द का पहला स्वर ए या आ है तो उसका परिवर्तन हो जाएगा आ में। यदि शब्द का पहला स्वर ई, ए या ऐ है तो उसका परिवर्तन हो जाएगा ऐ में। यदि शब्द का पहला स्वर उ, ओ या औ है तो उसका परिवर्तन हो जाएगा औ में। और यदि शब्द का पहला स्वर री है तो उसका परिवर्तन हो जाएगा भाई आर में। ये परिवर्तन आपने समझा था, 2 दिन हो गए आपको इस चीज़ को समझते हुए। नीलम यादव, गुड इवनिंग। 2 दिन से देखिए आप ये परिवर्तन समझते आ रहे हैं। 3 प्रत्यय आप पढ़ चुके हैं। आपने इक प्रत्यय पढ़ लिया जिसमें हमने देखा था कि शब्द के पहले स्वर में परिवर्तन करता है। आपने ए प्रत्यय आपने पढ़ लिया। ए प्रत्यय में आपने देखा था कि वो भी शब्द के पहले स्वर में परिवर्तन करता है, लेकिन साथ में एक काम और करता है कि यदि शब्द का जो अंतिम वर्ण है उस अंतिम वर्ण में यदि ऊ स्वर लगा हुआ है तो उस ओ को हमें हटा देना है और ऊ के स्थान पर भी हमें क्या जोड़ देना है, औ जोड़ देना है। एक आपने पढ़ा था यह प्रत्यय। तो यह प्रत्यय में हमने ये सीखा था कि अगर किसी भी शब्द में आप यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द के पहले स्वर में आपको परिवर्तन करना है। जो शब्द का पहला स्वर है उसमें आप परिवर्तन करेंगे, इस प्रकार से परिवर्तन करेंगे, और साथ में जो शब्द का अंतिम वर्ण है उस अंतिम वर्ण को आप आधा कर देंगे। जो शब्द का अंतिम वर्ण है उस अंतिम वर्ण में से आप स्वर को हटा देंगे और स्वर को हटाकर आप उसे क्या कर देंगे, उसे कर देंगे आप आधा। यहाँ तक की बातें दोस्तों हमने कर ली थी। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, मैंने शब्द ये लिखा स्वस्थ प्लस ये, तो हम क्या करेंगे, शब्द के पहले स्वर में परिवर्तन करेंगे। शब्द का पहला स्वर क्या है, देखिए अब ये स तो आधा है भाई, ये स तो आधा है। आगे अगर हम देखें वह, तो स आधा है, मतलब इसमें तो कोई स्वर है ही नहीं, तो इसमें तो परिवर्तन करना नहीं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि शब्द के पहले स्वर में परिवर्तन करना है। अब अगर मैं पहले स्वर की बात करूं तो पहला स्वर कहाँ आएगा भाई, वह में ए है। इस ए को हम बदल देंगे क्योंकि पहला स्वर तो यही है, इसमें तो कोई स्वर नहीं था। तो इस पहले स्वर में यानी वह किम में जो स्वर है ए, इसमें परिवर्तन होगा। अब आप देख रहे हैं कि वह में ए स्वर है तो इसके अकॉर्डिंग ए बदल जाएगा किसमें, आम में, यानी वह का क्या बन जाएगा, वह का बन जाएगा भाई वाह। वह का बन गया वाह। आगे तक ज्यों का त्यों लिखेंगे, आगे आधा स है, ज्यों का त्यों लिख दिया हमने। साथ में आपको बताया था कि यह प्रत्यय जब भी लगेगा तो शब्द के पहले स्वर में परिवर्तन करना है, और साथ में जो शब्द का अंतिम वर्ण है उस अंतिम वर्ण को हमें क्या करना है, उसको आधा करके लिख देना है। तो अंतिम वर्ण है, देखिए इसमें थ, इस थ को हम आधा करके लिख देंगे और आगे जोड़ देंगे यह, यानी शब्द आपके सामने क्या बन जाएगा, स्वस्थ। जब आपने स्वस्थ प्लस यह लिखा तो आपका शब्द क्या बनकर आया, आपके सामने शब्द बनेगा स्वास्थ्य। तो इस प्रकार आपने यह प्रत्यय को समझ लिया था। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लाइव जिनको आना था वो आ चुके हैं। अब मैं आगे टॉपिक को बढ़ा रहा हूँ। 3 प्रत्यय आप पढ़ चुके, इक आपने पढ़ लिया, यह आपने पढ़ लिया और ए आपने पढ़ लिया। राजवीर सिंह, गुड इवनिंग। संगम शर्मा, गुड इवनिंग। तो देखिए 2 प्रत्यय मैं आपको और बता रहा हूं, और दोनों को मैं एक साथ बता रहा हूं आपको, दोनों के क्योंकि नियम है वो सेम है। देखिए एक तो आप प्रत्यय देखेंगे ई प्रत्यय और एक आप देखेंगे ए प्रत्यय। ई व ए प्रत्यय। अब ये दोनों प्रत्यय क्या करते हैं, देखिए मैं लिख रहा हूं इनकी परिभाषा कि ये दोनों प्रत्यय शब्द के पहले स्वर में वृद्धि करते हैं। मैंने कहा कि ये दोनों प्रत्यय शब्द के पहले स्वर में वृद्धि करते हैं। केवल जो शब्द का पहला स्वर है
उस पहले स्वर में वृद्धि करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। जो शब्द का पहला स्वर होगा उस पहले स्वर में आपको वृद्धि कर देनी है। जैसे अगर मैंने ये लिखा, देखिए गंगा प्लस ए, मैंने लिखा गंगा प्लस ए, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि शब्द के पहले स्वर में आपको वृद्धि कर देनी है। अब देखिए शब्द का पहला स्वर गय में कौन सा है भाई, ए की वृद्धि किस में हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग ए की वृद्धि हो जाएगी आ में। ए की वृद्धि हो गई आ में, यानी गय के स्थान पर क्या बन गया, गा। ऊपर जो अनुस्वार है वो ज्यों का त्यों रह गया। लास्ट में मैंने ये कहा था आपको कि कोई भी प्रत्यय लगेगा तो शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसके स्वर को हटाता है। जब आप इसके अंतिम वर्ण के स्वर को हटाएंगे तो ये गय कैसा बच जाएगा, आधा बच गया, और आगे आप क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे। आगे आप क्या जोड़ देंगे भाई, ए। अब आप इसे देखिए वापिस, जब आप इसका मेल करेंगे तो ये गा ज्यों का त्यों रह गया। ए साध्य गय में ये ए मिलेगा तो गय पर एक की मात्रा लग जाएगी, गय पर लग गई दोस्तों एक की मात्रा, और आगे आ गया यह, यानी गंगा प्लस ए बराबर क्या बन गया, गांगेय। गंगा प्लस ए बराबर बनेगा आपके सामने गांगेय। अच्छा, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके एक बात बताएं कि गांगेय शब्द का अर्थ क्या होता है, किसे कहा जाता है गांगेय, जल्दी से बताओ एक बार, क्योंकि हो सकता है कभी पर्यायवाची में पूछ लिया जाए कि गांगेय किसका पर्यायवाची है, गांगेय का अर्थ क्या होता है, किसे कहा जाता है गांगेय। तो एक बार आप मुझे जल्दी से बताएं, वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का, गांगेय किसे कहा जाता है। कमेंट करने में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। संगम शर्मा, गंगा का पुत्र कौन है, गंगा का पुत्र कौन है, संगम शर्मा, ये तो आपने से बताया कि गंगा का पुत्र, लेकिन गंगा का पुत्र कौन है। शीतल यादव गंगा का पुत्र, नीतू जाट नहीं पता सर। शीतल और संगम दोनों ने आपने बिल्कुल ये तो सही बताया, गंगा का पुत्र है शीतल यादव भीष्म, संगम शर्मा भीष्म, बिल्कुल सही है। देखिए ए जहां भी लगेगा ना, तो मैंने आपको ये कहा था कि प्रत्यय का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन उनको एक अर्थ के रूप में इस्तेमाल उनका किया जाता है। ए प्रत्यय जहां भी लगेगा तो इसका किस अर्थ में इस्तेमाल किया जाएगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा भाई से उत्पन्न के अर्थ में, से उत्पन्न, या मैं कह सकता हूं जन्मा हुआ, इसका जो इस्तेमाल किया जाएगा वो से उत्पन्न या जन्मा हुआ के अर्थ में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर मैंने कहा गंगा प्लस ए, यानी गंगा से उत्पन्न या गंगा से जन्मा हुआ। अब आपको पता होगा कि गंगा से उत्पन्न कौन हुआ था, गंगा से जन्मा हुआ किसे माना जाता है, महाभारत में आप कई बार पढ़ते हैं गंगा पुत्र भीष्म पितामह। तो गांगेय किसका पर्यायवाची है, गांगेय भीष्म पितामह का पर्यायवाची है, गांगेय हो जाएगा भाई भीष्म पितामह का पर्यायवाची। तो ये भी आप याद रख लें, बिल्कुल प्रवीण पितामह भीष्म का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार ए प्रत्यय क्या करेगा कि शब्द के पहले स्वर में वृद्धि कर देगा, ए प्रत्यय भी यही काम करेगा। अब आप कंटिन्यू समझते रहे, मैं 4-5 एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। जैसे मैंने लिखा देखिए कुंती प्लस ए, अब आपको क्या करना है भाई, यही प्रत्यय लगेगा तो शब्द के पहले स्वर में परिवर्तन करना है। शब्द का पहला स्वर कै में है, ऊ किस में बदल जाएगा, ऊ बदल जाएगा औ में, ऊ बदल जाएगा औ में, यानी कै पर से हम ऊ की मात्रा को हटा देंगे, इस ऊ की मात्रा को हटा देंगे और कौन सी मात्रा लगा देंगे, औ की 2 मात्राएं लगा देंगे। लास्ट तक ज्यों का त्यों लिखेंगे, लास्ट वाला जो भी है उस पर जो मात्रा लगी हुई है उस मात्रा को हमें हटाना है, और किसकी मात्रा लगानी है भाई, एक की मात्रा लगानी है, क्योंकि जब हम इसके स्वर को हटाएंगे तो वापस इसमें ए मिलेगा तो एक की मात्रा लगेगी। तो लास्ट वाले को मात्रा हमें हटानी है और उस पर हमें किसकी मात्रा लगा देनी है, एक की मात्रा। इस पर तय पर हम किसकी मात्रा लगा देंगे भाई, एक की एक मात्रा लगा देंगे, और आगे बच गया ये कुंती प्लस ए बराबर क्या बन जाएगा, कौन्ते। कुंती पुत्रों को कहा जाता है कौन्ते। जैसे अगर हम बात करें राधा प्लस ए, हमने कहा राधा प्लस ए, अब हमें क्या करना है, पहले स्वर में परिवर्तन करना है। पहले स्वर में आप परिवर्तन करेंगे, देखिए पहला स्वर है रा में आ, तो आ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, वो आ में ही रहेगा, यानी ये रह गया ज्यों का त्यों। लास्ट वाला है दह, दह पर जो भी मात्रा है, आ की मात्रा है उसे हटा देना है,
और उसे हटाकर किसकी मात्रा लगा देनी है, एक की मात्रा हमें लगा देनी है। ये हो गया भाई एक की मात्रा, और आगे क्या लिख देंगे, यह राधा प्लस से ही बराबर क्या बन जाएगा आपके सामने, ये बन जाएगा राधे। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए वल्मीक प्लस ई, मैंने कहा वल्मीक प्लस ई, अब ई प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा, शब्द के पहले स्वर में वृद्धि होगी। शब्द का पहला स्वर क्या है भाई, वह में ए की वृद्धि किस में हो जाएगी, ए की वृद्धि हो जाएगी आ में, तो ये वह का क्या बन गया, वह का बन गया वाह। ये आधा लय ज्यों का त्यों रह गया, ये बीच का मी है ये ज्यों का त्यों रहेगा, और अंतिम वर्ण पर लास्ट वाले पर जो भी मात्रा हो वो मात्रा हटाकर किसकी लग जाएगी, एक की मात्रा लग जाएगी। यानी कै पर हमने कौन सी मात्रा लगा दी, छोटे की मात्रा। क्या बन गया, वाल्मीकि प्लस ई बराबर वाल्मीकि। इंपोर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना, शब्द शुद्धि में आता है, ध्यान रखना, शब्द शुद्धि में काफी बार पूछा जाता है कि वाल्मीकि कैसे शुद्ध रूप से लिखा जाता है। ध्यान रखना, मैप पर बड़ी एक की मात्रा आती है और कै पर छोटी एक की मात्रा आती है, क्योंकि शब्द शुद्धि में ये शब्द हैं वो बहुत तरीके से पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जो हम आम तौर पर गलत रूप में लिखते हुए चलते हैं। जैसे हम ये शब्द लिखते हैं ना, देखिए आप एक बार, हाँ शीतल यादव बिल्कुल, वाल्मीकि बिल्कुल सही है। जैसे यहां पर मैं शब्द लिख रहा हूं, जैसे मैंने देखिए शब्द लिखा श्रृंगार, मैंने यहां पर जैसे शब्द लिख दिया स्त्रोत, सी में जैसे मैंने शब्द लिख दिया कुतिया, और डी में मैंने शब्द लिख दिया त्योहार। 4 शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैंने ए ऑप्शन में लिखा है श्रृंगार, बी में मैंने लिखा है स्रोत, डी में मैंने लिखा है कुतिया, और डी में मैंने लिखा है त्योहार। सी में लिखा है कुतिया, डी में लिखा है त्योहार। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताना कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, चारों में से शुद्ध शब्द कौन सा है, जल्दी से बताइए एक बार। आपके आंसर आ जाने चाहिए तुरंत। चारों में से 3 शब्द है शुद्ध हैं, एक शुद्ध है, और आपको बताना है कि वो शुद्ध शब्द कौन सा है। शीतल यादव डी, यानी त्योहार। संगम शर्मा ने बताया सी। नगेंद्र यादव सी, प्रवीण डी, अंतिम सी, प्रिया यादव। कंफ्यूज हो गई भाई, कंफ्यूजन पैदा करने वाले तो शब्द हैं देखो। और अभी तो आप ये समझें कि हिंदी में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तो आगे आगे आप पढ़ते हुए जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी जिनमें से शायद 80% बातें तो आपने आज तक पढ़ी भी नहीं होंगी। कन्फ्यूजन करने वाले वर्ड बहुत ज़्यादा आते हैं हिंदी में। नीतू जाट सारे ही सही लग रहे हैं, बिल्कुल नीतू सारे ही सही लग रहे हैं, आपको भी सही लग रहे हैं, मुझे भी सारे ही सही लग रहे हैं। अच्छा मैं बता रहा हूँ सारों में डिफरेंस क्या है। एक बार आप जल्दी से, ये जो मैंने ए और ए प्रत्यय लिखा हुआ है ये आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार जल्दी से इसे कैप्चर कर लो, फिर मैं बोर्ड साफ करके बताऊंगा इनमें डिफरेंस क्या है। तो एक बार आप जल्दी से इसे कैप्चर कीजिए। और देखिए ये शब्द ऐसे हैं कि किसी स्पेशल टॉपिक में तो इनका जिक्र आएगा नहीं, जहाँ पर इनका जिक्र आता जाएगा, जहाँ भी कभी समय लगेगा तो वहाँ पर हम शब्द शुद्धि की 2-4 मिनट बात करेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि आप इन्हें कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक वगैरह में लिखते जरूर रहें सारों को एक साथ। देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 शब्द लिखे हैं और मैं बता रहा हूँ कि चारों में से कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। देखिए 4 शब्द मैंने लिखे थे, कौन कौन से। एक शब्द मैंने लिखा था श्रृंगार, इस रूप में लिखा था, थोड़ा ध्यान से देखना। एक दूसरा शब्द मैंने जो लिखा था
एक तो हमने लिखा भाई श्रृंगार, एक मैंने लिखा था स्रोत, एक शब्द जो मैंने लिखा था वो एक शब्द मैंने लिखा था कुतिया, और एक शब्द मैंने लिखा था त्योहार। सबसे पहले मैं आपको श्रृंगार शब्द के बारे में बता दूं, जिनको भी कंफ्यूजन है उनको एक बार मैं बता दूं श्रृंगार शब्द के बारे में। तो देखिए श्रृंगार का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से ये शब्द गलत है या फिर सही है वो आपको छांटना है। तो आपने ये देखा होगा कि हिंदी में अगर किसी भी वर्ण में पूरा रे मिलेगा, जैसे अगर मैं ये लिख दूं कै प्लस रे, तो रे की मात्रा भाई कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ध्यान रखना। अगर हिंदी में कभी भी किसी भी शब्द में किसी भी वर्ण में रे का मेल होगा तो रे की मात्रा कहाँ लगेगी, इस प्रकार नीचे लग जाएगी। जैसे पै में रे का मेल होगा तो नीचे मात्रा आ जाएगी, प्रे बन जाएगा। अगर किसी भी शब्द में री का मेल होगा तो री की मात्रा भाई किस प्रकार से लगेगी, इस प्रकार से। जैसे पै में अगर री का मेल हुआ तो मात्रा इस प्रकार से आ गई, पै में अगर रे का मेल हुआ तो मात्रा इस प्रकार से आ गई। जैसे कै में अगर रे का मेल हुआ तो मात्रा यहाँ आ जाएगी इस प्रकार से, और अगर कै में री का मेल होगा तो मात्रा इस प्रकार से आ जाएगी। इतनी बातें तो आप जानते भी होंगे, अगर किसी को नहीं पता था तो अब आप समझ लीजिए। अब दूसरी बात क्या आती है कि देखिए जब भी स में, ये आधा स है, अगर कभी भी स में रे का मेल होगा तो हमारे हिसाब से रे की मात्रा कहाँ लगनी चाहिए भाई, यहाँ लगनी चाहिए ना, ऐसे रे की मात्रा ऐसे लगनी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी भी स के साथ ऐसे मात्रा लगी हुई देखी है, कभी भी नहीं देखी होगी आपने। अगर कभी स के साथ रे का मेल होगा तो रे की मात्रा कहाँ आनी चाहिए, नीचे। क्या आपने कभी ऐसे मात्राएं लगी हुई देखी हैं, कभी भी नहीं देखी होंगी आपने। क्यों नहीं देखी, वजह क्या है इसकी, वजह यह है कि देखिए दो बार मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि एक बार आप स में रे का मेल करेंगे और एक बार आप स में किसका मेल कर देंगे भाई, रे का मेल कर देंगे। आधा जो स होता है उस स का रूप होता है दोस्तों ये वाला, ये ध्यान रखना, ये आधा स है, आधे स का रूप होता है ये वाला। अब देखिए ये हमारे सामने क्या है भाई, आधा स है, ये आधा स है। इसमें जब रे का मेल होगा तो रे की मात्रा कैसे आएगी, इस प्रकार से आएगी, यानी रे की मात्रा तो आ गई भी, ये बन गया श्रय। और आधे स का रूप है ये वाला, जब इसमें रे की मात्रा लगेगी तो रे की मात्रा कैसे लगेगी, इस प्रकार से लगेगी। रे की मात्रा तो रे की मात्रा आएगी तो ये बनेगा कैसे, इस प्रकार से बन जाएगा। क्लियर इतनी बात। जब कभी श्रेय इस प्रकार से लिखा हुआ है मतलब उसमें रे की मात्रा है, और इस प्रकार से लिखा हुआ है मतलब उसमें रे की मात्रा है। अब आप शब्द पर ध्यान देना, मैंने कैसे लिखा श्रेय को, इस प्रकार से। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने स पर रे की मात्रा भी लगा दी और रे की मात्रा भी लगा दी, दोनों मात्राएं लगा दी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर स पर रे की मात्रा भी लगा रखी है और रे की मात्रा भी लगा रखी है। अब आप मुझे ये बात समझा सकते हैं क्या कि एक वर्ण पर दो मात्राएं एक साथ कैसे आएंगी, कोई मतलब नहीं है भाई। एक वर्ण पर दो मात्राएं तो कभी नहीं लग सकती, या तो रे पर यहाँ पर ये जो स है इस पर रे की मात्रा ही आएगी या फिर रे की मात्रा ही आएगी। ध्यान रखना, या तो उस पर रे की मात्रा आएगी तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और अगर उस पर रे की मात्रा आएगी तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर इस प्रकार दोनों मात्राएं एक साथ लगी हुई है मतलब वह गलत है। दोनों मात्राएं अगर एक साथ लगी हुई हैं मतलब वह गलत है। यहां पर मैंने क्या किया भाई, दोनों मात्राएं एक साथ लगाई, एक साथ लगाई मतलब ये शब्द हो गया गलत। इसका शुद्ध रूप क्या है, इसका शुद्ध रूप होगा ये वाला, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना। इस पर केवल री की मात्रा लगती है, रे की मात्रा नहीं आई, केवल री की मात्रा लगती है, रे की मात्रा नहीं लगती। जल्दी से बता दो एक बार, समझ में आया नहीं आया। ये वाला रे का और री का सिस्टम समझ में आ गया होगा आपको। अब भी किसी को कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से, फिर मैं अगला शब्द समझा रहा हूं। अब यहां तक इस श्रृंगार शब्द में किसी को कोई भी डाउट है, ध्यान रखना आगे से, इन फ्यूचर ध्यान रखना कि अगर कभी भी स पर रे और रे की दोनों मात्राएं एक साथ लगी हुई हैं मतलब वह शब्द गलत है। या तो उस पर केवल रे की मात्रा आएगी या फिर उस पर केवल रे की ही मात्रा आएगी। शीतल यादव, यस सर, शीतल यादव समझ गए आप। और कौन बोल रहा था, प्रिया यादव और नीतू जाट। आप कह रहे थे कि कंफ्यूज हो गए और सारे ही सही लग रहे हैं, तो प्रिया और नीतू बताइए कोई डाउट हो तो यहां तक। तो मतलब पहला शब्द हमारा गलत हो गया, श्रृंगार तो गलत हो गया। चलिए दूसरे शब्द पे बात करते हैं। देखिए स्रोत की हम बात करें तो देखिए ये मैंने किस तरीके से लिखा हुआ, और मैंने ही नहीं लगभग आप भी इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर त्रय लिखा हुआ है। वर्ण विचार के टॉपिक में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि त्रय किससे मिलकर बनता है, तय प्लस रह से मिलकर, दोनों से मिलकर क्या बनता है भाई, त्रय बनता है।
यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर स लिखा हुआ है आधा, त्रय लिखा हुआ है, त्रय मतलब आधा तय, और रे लिखा हुआ है, और मात्रा किसकी है, ओक की मात्रा। मैंने इसे कैसे लिखा हुआ है, इस रूप में लिखा हुआ है। मैंने इसे कैसे लिखा हुआ है, इस रूप में लिखा हुआ है। अब बोलकर देखना ये स्रोत है कि स्त्रोत है। अब यदि आप बोलकर देखेंगे, संगम शर्मा ने पूछा सर किसी भी वर्ड पर हो, कोई भी शब्द हो भाई, जैसे श्रृंगार है, श्रृंखला है, श्रीमान है, कोई भी शब्द है, लेकिन किसी भी शब्द में से पर दोनों मात्राएं एक साथ नहीं आनी चाहिए। या तो रे की ही मात्रा आएगी या फिर री की ही मात्रा आएगी, दोनों मात्रा कभी भी एक साथ नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना ये बात। देखिए हिंदी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं तो आपकी शब्द शुद्धि सही हो जाती है। जैसे अब मुझे बताना ये शब्द सही है क्या, जल्दी बताइए एक बार, चिन्ह शब्द सही है क्या? ये इस रूप में भी लिखा जाता है और बहुत सारे इसे ऐसे भी लिखते हैं भाई, बहुत सारे इसको ऐसे भी लिखते हैं और बहुत सारे इसको ऐसे भी लिखते हैं। दोनों में सही कौन सा है, ये पहला और ये दूसरा, तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है? चिन्ह पहला सही है या दूसरा सही है, बताओ एक बार, फिर मैं वापस स्रोत की बात करूंगा। इसमें बताओ एक बार, पहला सही है या दूसरा सही है? अंतिम ने बताया दूसरा, दूसरा सही है। चिन्ह यादव दूसरा। एक भाई कह रहे हैं कि नया आधा आएगा, नया आधा आएगा मतलब ये सही है ना, आपके हिसाब से तो ये सही है। राजवीर सिंह कह रहे हैं कि दूसरा सही है। देखो हम बहुत ज्यादा इसको ऐसे लिखते हैं। पहली बात तो भाई ये चिन्ह नहीं होता, ये चिन्ह होता है, ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूं उसे सुने। ये चिन्ह नहीं होता, ये चिन्ह होता है। चिन्ह होता है मतलब है पहले बोला जाएगा, न बाद में बोला जाएगा, ये चिन्ह होता है। यानी आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे चिन्ह, या तो आप इसे ऐसे लिखें है आधा और न पूरा, या फिर आप इसे ऐसे लिखें, ऐसे भी आपने लिखा हुआ देखा होगा, है के साथ में, है के साथ न का मेल कर दिया जाता है। अब ये आप कैसे ध्यान रखेंगे, मैं आपको एक नियम बता रहा हूं, आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा। ध्यान रखना कि हिंदी में, शीतल यादव कोई नहीं मतलब क्या कोई नहीं है भाई, इसमें ये सही है। मैं आपको बता रहा था क्या नियम, मैं आपको बता रहा था कि हिंदी में कभी भी है से पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं आएगा, याद रखना। लाइफ टाइम चैलेंज है आपके सामने, कोई भी एक ऐसा शब्द ढूंढ के बता देना जिसमें कभी भी है से पहले आधा वर्ण आ जाए, कभी नहीं आएगा। अगर कहीं भी है से पहले आधा वर्ण लगा हुआ है तो मतलब वह शब्द गलत है, ध्यान रखना। अगर कहीं भी है से पहले आधा वर्ण लगा हुआ है मतलब वह शब्द गलत है। है से पहले कभी भी कोई भी आधा अक्षर नहीं आता है। यहां पर आपने क्या किया, है से पहले आधा ने दिखा दिया, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये छोटी सी बात है, छोटी सी बात यदि आप याद रखेंगे तो आपकी आधी शब्द शुद्धि क्लियर है। छोटा सा बस आपको केवल इतना याद रखना है। यहां पर मैंने आपको ये बता दिया कि स के साथ कभी भी दो मात्राएं नहीं आनी चाहिए, एक ही आएगी। दूसरा मैंने आपको इधर बता दिया कि है से पहले कभी भी आधा अक्षर नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। अगर आधा आ गया है से पहले तो मतलब गलत है। यहां पर है से पहले आधा आ गया था मतलब ये गलत है, ये सही है। चलिए वापिस एक बार इस शब्द की बात करते हैं, स्रोत शब्द की। देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा था, से के साथ मैंने क्या लिख दिया, त्रय लिख दिया। और हम भी आमतौर पर इसी रूप में लिखते हुए चलते हैं। जब आप यहां पर त्रय लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, तय प्लस रय। अब इसको बोल के देखना ये स्रोत है कि स्त्रोत है। अब ये स्रोत तो मुझे किसी भी एंगल से दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो मुझे स्त्रोत लग रहा है। तय की ध्वनि साथ में आएगी, स्त्रोत लग रहा है, स्रोत तो नहीं लग रहा। स्रोत कैसे लिखा जाता है फिर भाई, ये तो है नहीं, फिर स्रोत कैसे लिखा जाता है? तो देखिए स्रोत लिखा जाता है आधा से रो और तय, ये है स्रोत, ये होता है स्रोत। आधा से रो और तय आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आधे से को आप अलंत लगाकर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ये होता है स्रोत। स्रोत जो होगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, आधा से प्लस रो प्लस तय। समझ गए होंगे कैसे लिखा जाएगा, आधा से प्लस रो प्लस तय, इस रूप में ये लिखा जाता है। प्रवीण मंडिया कैमरा सही को सर, शीतल यादव सर दिख नहीं रहा भाई, एक सेकंड आप वेट कीजिए, मैं सेट करता हूँ एक बार।
बस भाई, बस ज़्यादा कमेंट मत करो, अब तो दिख गया ना। चिन्ह दिख नहीं रहा, अंतिम अंतिम, नवल गुज्जर, नीलम यादव, नीतू जाट, अब तो दिख रहा है ना भाई। हाँ, बीच में बस कैमरा ऑफ हो गया था, कभी कभार जैसे लाइट की प्रॉब्लम चल रही है ना, तो अचानक से लाइट ट्रिप कर जाती है। हाँ, अब क्लियर है, क्योंकि मौसम ख़राब चल रहा है, लाइट अगर एक बार बीच में ट्रिप कर गई तो कैमरा ऑफ हो जाता है, उसे दोबारा से ऑन करना पड़ता है। हाँ, तो देखिए अब ये यहाँ पर मैं बता रहा था, स्रोत कैसे लिखा जाएगा भाई, ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, आधा से आएगा। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी जैसे आधा पै प्लस रे मिलेगा तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। जब भी किसी भी आधे वर्ण में रे का मेल होगा तो रे कहाँ जाएगा, नीचे। ये आधा से है, इस आधे से में रे का मेल होगा तो भाई रे कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, यहाँ आएगा या नहीं आएगा। आप देखिए ये आधा से है, और जब आधे सह के सामने ये रे है, जब आधे सह में रे का मेल होगा तो रे कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा रे, और साथ में ओक की मात्रा और तय। ये ऐसे होता है स्रोत यार, समझ गए होंगे अब आप मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। स्रोत ऐसे नहीं लिखा जाता, त्रय मत लिखा करो, त्रय मत लिखा करो। ये स्रोत होता है, यानी सह के साथ रे होता है, यहाँ पर सह के साथ यहाँ पर रे होता है और ओक की मात्रा होती है। स्रोत ऐसे लिखा जाता है यार। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। श्रृंगार और स्रोत दोनों शब्द समझ में आ गए होंगे, यानी ये भी गलत हो गया, श्रृंगार भी गलत है, स्रोत भी गलत लिखा हुआ है, समझ गए होंगे ना। अब तो स्रोत कैसे लिखा जाएगा, सह के साथ रह के मात्रा लगेगी, ऐसे नहीं लिखा जाएगा त्रय। कोई भी किताब ध्यान से पढ़ के देखना, उस किताब में कैसे लिखा हुआ है, सह के साथ रह के मात्रा मिलेगी आपको यहाँ इस प्रकार से। बताओ किसी को समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से रिपीट करूं। हाँ भाई, समझ में आ गया, नीलम यादव ने बताया, यस सर समझ में आ गया। ठीक है, आगे चले। चलिए ये शब्द और बता देता हूँ, 2 शब्द बचे हुए हैं, फिर वापस एक बार प्रत्यय के टॉपिक पर चलूंगा। तो देखिए अगला शब्द था हमारे सामने, अगला शब्द लिखा हुआ है मैंने कुतिया। अब ये मैंने कैसे लिखा हुआ है, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, इसके साथ एक तय और है, ध्यान रखना। ये क्या है, ये आधा तय है। जैसे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। आधा तय को चाहे अलग से लिख दीजिए, चाहे इसमें मिलाकर लिख दीजिए। तो देखिए आप एक चीज पे ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा डिब्बा, जैसे मैंने लिखा बुड्ढा, इस प्रकार से जब मैं शब्द लिखता हूं, डिब्बा है, बुड्ढा है, जैसे मैंने लिखा गुड्डा, ये शब्द मैंने लिखे। जब मैं इनका जेंडर चेंज करता हूं, जब मैं इनका लिंग परिवर्तन करता हूं, तो देखिए डिब्बा का क्या बन जाएगा भाई, डिबिया। बुड्ढा का क्या बन जाएगा, बुढ़िया। और गुड्डा का क्या बन जाएगा भाई, यहां पर गुड़िया बन जाएगा। बिल्कुल यही बनता है ना। ध्यान रखना, जब आप लिंग का टॉपिक पढ़ेंगे ना आगे, तब वहां पर ये बात क्लियर भी हो जाएगी कि अगर किसी भी शब्द में द्वित्व व्यंजन आता है, द्वित्व का मतलब मैंने आपको बताया था, जब 2 एक समान व्यंजन एक साथ आ जाते हैं, जैसे कि बै, 2 बै आ गए, 2 डे आ गए, यहाँ पर 2 डे आ गए। अगर किसी शब्द में 2 एक जैसे व्यंजन आते हैं, तो जब आप उसका लिंग परिवर्तन करते हैं तो ये जो आधा वाला है ये हटा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने डिब्बा का लिंग परिवर्तन किया तो आधा बै हट गया, बूढ़ा का लिंग परिवर्तन किया तो आधा डे हट गया, गुड्डा का लिंग परिवर्तन किया तो आधा डे हट गया। इसी प्रकार अब देखिए आपके सामने शब्द क्या था, कुत्ता। अब कुत्ता को या तो आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, किसी भी रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें भी तो भाई 2 तय आ रहे हैं ना, इसमें भी तो 2 तय आ रहे हैं, तो नियम तो यही चलेगा, अलग से नियम थोड़ी आएगा, नियम तो यही चलेगा। इसमें भी आपके सामने 2 तय आ रहे हैं, तो जब आप इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या करेंगे, एक तय को हटा देंगे, जो आधा तय है उसे आप हटा देंगे, इस आधे तय को हम हटा देंगे, और सीधा कैसे लिखा जाएगा, कुतिया ऐसे लिखा जाएगा। जबकि मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो आधा तय है ये तय वाला ये नहीं आएगा, इस पर ये आधा तय नहीं आएगा, कुतिया ऐसे लिखा जाता है। ये शब्द भी भाई गलत हो गया, 3 गलत हो गए। बच गया कौन सा सही, त्योहार बच गया, ये आपका आंसर है। त्योहार को भी हमारे दिमाग में शायद ऐसे मेंटेलिटी सेट हो रही होगी कि त्योहार को भी आप में से ज्यादातर ऐसे लिखते होंगे, ऊपर 2 मात्राएं लगाकर। संधि के टॉपिक में पढ़ लोगे, ऊपर 2 मात्रा नहीं आती, एक ही मात्रा आती है। देखने में आपको ये भी गलत लग रहा होगा, त्योहार भी, लेकिन 2 मात्रा नहीं आती, एक ही मात्रा आती है त्योहार पर। यानी सही कौन सा बचा, सही बच गया ये वाला। बताओ समझ में आई या नहीं आई चारों। समझ में आ गई क्या भाई, चले आप आगे।
वापिस एक बार प्रत्यय के टॉपिक पर आ जाएं। तो देखिए प्रत्यय में आपने 5 प्रत्यय पढ़े, इक, य, ए, ई और ए। ये पांचों वो प्रत्यय हैं जो शब्द में कहीं ना कहीं परिवर्तन करते हैं, पहले स्वर में परिवर्तन करते हैं। वो पांचों प्रत्यय मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। संगम शर्मा ने पूछा सर एक बार स्रोत, चलिए मैं स्रोत बता देता हूं एक बार, देखिए जल्दी से रिपीट कर देता हूं। ऐसे यदि आप लिखते हैं तो इसका मतलब ये आ रहा है कि आप यहाँ पर त्रय लिख रहे हैं। भाई अगर त्रय लिखोगे तो त्रय का मतलब तो ये हो गया कि आप ऐसे लिख दिया, क्योंकि त्रय किससे मिलकर बनता है? त्रय बनता है तय प्लस रे से मिलकर बनता है। अगर आपने इसे ऐसे लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पर तय प्लस रे लिख दिया, यानी ये तो स्त्रोत बन गया ना। आपको स्त्रोत थोड़े ही लिखना है, आपको तो स्रोत लिखना है ना। और स्रोत लिखा कैसे जाता है? ऐसे लिखा जाता है। स्रोत ऐसे लिखा जाता है हमेशा, आधा से रो और तय, स्रोत ऐसे लिखा जाता है। अभी मैंने आपको ये बताया कि जब जैसे मान लीजिए आधा पे है और आधे पे पे रे का मेल होगा तो रे की मात्रा नीचे आ जाएगी। इसी प्रकार जब आधे से में रे का मेल होगा तो से के साथ रे की मात्रा आ जाएगी, यहाँ रे की मात्रा आ जाएगी और आगे ओ और तय। स्रोत ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे। यानी इसमें आपको त्रय नहीं लिखना होता, से के साथ ही रे की मात्रा लिखनी होती है। दिखने में भले ही आपको त्रय जैसा दिखाई देगा, लेकिन अलग से त्रय मत लिखा करो। ये दिखने में त्रय जैसा दिखाई देगा, अलग से त्रय मत लिखा करो, से के साथ ही रे की मात्रा लगाया करो। तो आपको समझ में आ गया होगा। किसने पूछा था? संगम शर्मा। जल्दी से बता दीजिए भाई, आ गया होगा समझ में अब तो चलिए अब आगे टॉपिक पर। संगम शर्मा यस सर। तो देखिए अब एक बार वापस सारे प्रत्यय पे ध्यान दे लीजिए। प्रत्यय में मैंने 5 प्रत्यय आपको बताए, एक प्रत्यय, यह प्रत्यय, ए प्रत्यय, ई प्रत्यय और ए प्रत्यय। ये पांचों प्रत्यय वो हैं जो शब्द में कहीं ना कहीं परिवर्तन करते हैं, जो शब्द में कहीं ना कहीं क्या करेंगे? शब्द में कहीं ना कहीं परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा कुछ एक प्रत्यय वो बच गए जो सीधे शब्द में जुड़ जाते हैं, कहीं भी परिवर्तन नहीं करते। जैसे मैं लिखा मानव प्लस ता बराबर बन जाएगा मानवता, मैंने लिख दिया सुंदर प्लस ता बराबर बन जाएगा सुंदरता, कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब मैंने प्रत्यय पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मैंने 2 प्रत्यय बताए थे। एक तो बताया था मैंने कृत प्रत्यय और एक बताया था मैंने तद्धित प्रत्यय। अब उनके अलावा, कृत और तद्धित प्रत्यय के अलावा कुछ एक प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, जो कि कुछ कृत्य प्रत्यय के प्रकार होंगे, कुछ तद्धित प्रत्यय के प्रकार होंगे। तो मैं सारे तो आपको नहीं बता रहा, जो एग्जाम में जरूरी हैं, काम के हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक होता है यहां पर लघुतावाचक प्रत्यय, एक होता है कौन सा? लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। देखिए लघुतावाचक का ही एक प्रकार है। किसका प्रकार है? ये लघुतावाचक जो है ये तद्धित प्रत्यय का ही एक प्रकार है। एग्जाम में कई बार टेट एग्जाम में, एस्टेट में तो ज्यादातर पूछता है ऊनतावाचक प्रत्यय या फिर अपत्यवाचक प्रत्यय। तो आप देखिए ऊनतावाचक कह दो या फिर लघुतावाचक कह दो, बात एक ही है। इसे हम कहते हैं लघुतावाचक या फिर ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। ये क्या करता है? ये कौन सा प्रत्यय होता है लघुतावाचक? भाई लघुतावाचक, देखिए लघु शब्द यहां पर आ रहा है। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। एक ऐसा कोई भी प्रत्यय अगर आप उस प्रत्यय को किसी भी शब्द में लगा देंगे तो वो उसके छोटे रूप का बोध करवाने लग जाएगा। एक ऐसा कोई भी प्रत्यय अगर आप उसे किसी भी शब्द में लगा देंगे तो वो क्या करेगा? वो उसके छोटे रूप का बोध करवाने लग जाएगा, वो कहलाएगा लघुतावाचक प्रत्यय, यानी जो छोटे रूप का बोध करवाता है। जैसे देखिए मैंने एक शब्द मैंने लिख दिया, जैसे कि डिब्बा भी मैंने लिखा था, उसी के बारे में आपको बता दूं। डिब्बा मैंने लिखा था, अगर आप डिब्बा में या प्रत्यय लगा देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? डिबिया। अब ये क्या कर रहा है? डिबिया जो है ये क्या कर रहा है? ये जो शब्द है ना, इसमें जो आपने या प्रत्यय लगाया, ये क्या बता रहा है कि डिब्बा का छोटा रूप क्या होता है? डिबिया। डिब्बा बड़ा होता है, उसका छोटा रूप क्या होता है? डिबिया। ये क्या कर रहा है? जहां जैसे अंतिम ने बताया कि लोटा शब्द है, लोटा का छोटा रूप क्या होता है? लुटिया। एक ऐसा कोई भी शब्द जो किसी के छोटे रूप का बोध कराता है तो वो कहलाएगा लघुतावाचक। बिल्कुल अंतिम डिब्बा का बन जाएगा डिबिया। जैसे खाट होता है ना, खाट, खाट का बन जाता है खटिया, खाट का बन जाएगा खटिया। इस प्रकार से जैसे होता है, एक होता है जैसे शब्द कोठरी, एक छाता, छाता का होता है छतरी। वो क्या करवा रहा है? वो छोटे रूप का बोध करवा रहा है। तो जो छोटे रूप का बोध करवाए वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके सामने लघुतावाचक। समझ गए होंगे आप इसे।
एक दूसरा आता है, वो दूसरा आता है देखिए अपत्यवाचक, बहुत इंपॉर्टेंट है अपत्यवाचक भी। काफी बार ये भी आता है एग्जाम में, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अब अपत्यवाचक में कौन सा आता है? अपत्यवाचक में वो आता है जो किसी की संतान का बोध करवाता है। हाँ अंतिम, बिल्कुल। देखिए एक शब्द होता है जैसे घंटा, घंटा का छोटा रूप होता है घंटी, मतलब सीधा सा आप ये समझ लें कि जो किसी के छोटे रूप का बोध करवाएगा वो लघुतावाचक में चला जाएगा। अगला मैं बता रहा हूं आपको अपत्यवाचक। अपत्यवाचक कह दीजिए या फिर आप इसे संतानवाचक भी कह सकते हैं। ये किसका बोध करवाता है? ये संतान का बोध करवाता है। यानी किसके अर्थ में आएगा? ये संतान के अर्थ में आ जाएगा। जो संतान के अर्थ में जो आता है वो कहलाएगा अपत्यवाचक। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि कुंती प्लस ए बराबर कौन सा, क्या बना? कौन्तेय। अब कौन्तेय का मतलब क्या हुआ? कुंती की संतान। कुंती प्लस ए बराबर क्या बन गया? कौन्तेय। अब कौन्तेय का मतलब क्या है? कुंती से जो उत्पन्न हुए, यानी जो कुंती की संतान है। यानी ये किसका बोध करवा रहा है? ये संतान का बोध करवा रहा है। तो यहां पर ए प्रत्यय किस रूप में काम कर रहा है? संतान के रूप में काम कर रहा है। तो इसे हम क्या कह देंगे? अपत्यवाचक कह देंगे। जैसे मैंने बताया था गंगा प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? गांगेय। जैसे हम कहते हैं वासुदेव, जो वासुदेव शब्द होता है, वासुदेव। अब वासुदेव में प्रत्यय कौन सा है भाई? अ प्रत्यय है। वसुदेव प्लस ए, यानी वसुदेव से जो उत्पन्न हुआ वो कौन कहलाया? वो कहलाया वासुदेव। ये किसका बोध करवा रहा है? ये संतान का बोध करवा रहा है। तो जो संतान का बोध करवाएगा वो कहलाएगा अपत्यवाचक। जैसे हम कहते हैं पांडु प्लस है बराबर पांडव, ये पांडु की संतान का बोध करवा रहा है ये अपत्यवाचक हो जाएगा। जैसे कुरु प्लस है बराबर कौरव, ये संतान का बोध करवाता है। जैसे हम लिखते हैं अंजनी प्लस ए, अंजनी प्लस ए। जब आप अंजनी में ए प्रत्यय जोड़ते हैं तो आपके सामने शब्द आता है आंजनेय। आंजनेय किसको कहा जाता है? अंजनी से उत्पन्न, अंजनी पुत्र हनुमान, तो उनको क्या कहा जाएगा? आंजनेय कहा जाएगा। तो ये कौन सा हो गया? अपत्यवाचक। यानी एक ऐसा कोई भी प्रत्यय जो किसी भी संतान का बोध करवाता है तो वो कहलाएगा अपत्यवाचक। जो किसी के छोटे रूप का बोध करवाता है वो कहलाएगा लघुतावाचक। समझ गए होंगे आप दोनों प्रत्यय। जो किसी संतान का बोध करवाएगा वो तो क्या कहलाएगा? वो अपत्यवाचक कहलाएगा। जैसे वसुदेव के संतान कौन? वासुदेव। कुंती के संतान कौन? कौन्तेय। पांडु के संतान कौन? पांडव। कौरव, आंजनेय, वासुदेव। जो संतान का बोध करवा रहे हैं वो बन गए अपत्यवाचक, और जो छोटे रूप का बोध करवा रहे हैं वो हो गए लघुतावाचक। जैसे बता दिया डिब्बा का छोटा रूप हो जाएगा डिबिया, हाँ। खाट का छोटा रूप हो गया खटिया, लोटा का छोटा रूप हो जाएगा लोटिया। इस प्रकार छोटे रूप का बोध कराएंगे तो वो कहलाएंगे लघुतावाचक। जल्दी से कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इन दोनों में, लघुतावाचक और अपत्यवाचक में कोई भी डाउट है तो पूछिए जल्दी से। हाँ भाई वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। अगर किसी भी भाई को कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकता है, वरना फिर मैं आगे चल रहा हूँ। संगम शर्मा नो डाउट। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए अगला मैं बता रहा हूँ आपको जातिवाचक। जातिवाचक या इसे आप कह सकते हैं एक तरीके से पेशावाचक, जो किसी की जाति या किसी के पेशे का बोध करवाता है। जैसे मैं कह दूं लोहा प्लस आर बराबर क्या बन जाएगा? लोहार। अब ये क्या बता रहा है? ये उसके पेशे का बोध करवा रहा है कि इसका पेशा किस चीज का है? इसका पेशा लोहे से संबंधित है। ये इसकी जाति का बोध करवा रहा है। जैसे लोहार हो गया, लक्कड़हारा हो गया। इस प्रकार से जो किसी के पेशे का बोध करवाए वो हो जाएगा पेशावाचक या फिर जातिवाचक। इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखने तो मुख्य रूप से जो आपको याद रखने हैं वो मुख्य रूप से वही आपको याद रखने हैं। दोनों अपत्यवाचक और लघुतावाचक, ये दोनों आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं। ये भाई आपका कंप्लीट हुआ आज प्रत्यय का टॉपिक। अब पूरे प्रत्यय के टॉपिक में शुरू से लेकर लास्ट तक 3 क्लास प्रत्यय की हो चुकी हैं। अब इसके बाद आपकी अगली क्लास कल शुरू करते हैं। 3 क्लास आपकी प्रत्यय की हो गई। पूरे प्रत्यय के टॉपिक में किसी को भी कोई भी डाउट है बता दीजिए।
प्रवीण नो डाउट, प्रिया यादव नो डाउट। तो चलिए भाई फिर कल मिलते हैं अब एक नए टॉपिक के साथ में। आपने जैसा बता दिया नोट्स साथ में बनाते हुए चलेंगे इस चीज़ के। नीलम यादव नो सर, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स साथ में बनाते हुए चलें, साइकोलॉजी के भी नोट्स बनाते हुए चलें, हिंदी के भी नोट्स बनाते हुए चलें साथ में। तो धन्यवाद। संगम शर्मा सर कंप्लीट हो गया? हाँ भाई संगम बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आपको कुछ पूछना है तो बता दीजिए, मेरी तरफ से कंप्लीट है। देखा, कंप्लीट तो कोई भी चीज़ कभी भी नहीं होती, लेकिन जितना आपके लिए ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, उतना कंप्लीट हो गया। बाकी वैसे तो हिंदी व्याकरण कोई छोटा तो है नहीं कि इतने जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, बाकी कल मिलेंगे अब। धन्यवाद।